नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक टेलीविज़न परिचर्चा में जो कि किसान आंदोलन के ऊपर परिचर्चा हो रही थी, शायद न्यूज़ 18 इंडिया, जिसका कि न्यूज़ 18 इंडिया नहीं था बल्कि हाँ इंडिया टीवी वाला था, हाँ इंडिया टीवी वाला। तो किसान आंदोलन के पर ही वो चर्चा चल रही थी। एक भानु प्रताप सिंह करके वो भी किसान के नेता बता रहे थे अपने को। बाकी चीज़ें तो लोग अपने अनुसार अपनी बात रख रहे थे, अपना तर्क दे रहे थे। अंत में उन्होंने एक ऐसी बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है, ऐसे उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है और संबोधित करते हुए किसी को कहा जो वो जीएनपीसी मतलब कांग्रेस की जो जीएनपीसी या कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी सुप्रिया अलका लांबा थी या सुप्रिया श्रीनेत्र करके जो है, तो उसको संकेत देते उसकी ओर इशारा करते हुए वो भारतीय किसान यूनियन के कोई नेता थे भानु प्रताप सिंह, वो उनके यही शब्द थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है, लेकिन आपके खानदान के लोगों ने कितना पैसा जो है स्विस बैंक और विदेशी बैंक में लूट करके जमा किया हुआ है, इसकी जरा सूची आप दे दीजिए। अब ये बात हमारे भारतीय भाई बहनों में और इस स्तर पर होने लगे कि अब वो पूछने लगे हैं कि ये मैंने जीएनपीसी के खानदान से गांधी नेहरू खानदान से कि आपने कितना पैसा या तुमने कितना पैसा लूट कर विदेशी बैंकों में जमा किया है, तुम बताओ। और भारतीय जनता पार्टी को बेईमान इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि भोपाल में ये बात कहाँ कही थी, भोपाल में कही थी कि भोपाल में यदि 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 जो है दिल्ली तक पहुँच जाएगा। ये बोले थे मोदी जी। जो इसके पहले भी बताया गया था कि काला धन लाने के लिए जो है, जिसमें अन्ना हजारे का 2011 का चल रहा था वो आंदोलन, उसमें काले धन लाने के लिए भारत में एक जनहित याचिका राम जेठमलानी ने दायर की थी। मुकुल रोहतगी उनके वकील थे
लेकिन ये सोनिया मनमोहन या यूपीए की सरकार जो है काले धन पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। झूठ बोल रही थी कि उसको वो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एक्ट का उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वो बिल्कुल झूठ बस इसी तरह के आधार पर झूठ बोल रही थी सोनिया मनमोहन और यूपीए की सरकार। और सुप्रीम कोर्ट जो है के लाख दबाव के बावजूद, लेकिन इसके समानांतर पूरी दुनिया में और देशों के जो काला धन की चर्चा पूरे जोरों पर थी और कई गूगल टाइप के कई और सर्च इंजन पूरी दुनिया में लग गए थे कहाँ किसका काला धन है। भारत के लोगों के भी यानी काला धन की जानकारी जो है वो पता कर ली गई थी। जर्मनी की सरकारी संस्था ने वो पता करके और देशों को कुछ चार्ज लेकर के या कुछ प्रभार लेकर के वो जानकारी जो है वो दिया करती थी। जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार से कहा कि वैसे तो हम दूसरे देशों को जो है कुछ इसका प्रभार लेकर के ये जानकारी हम देते हैं, लेकिन भारत के लिए मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब भी ये चूँकि यही लुटेरे थे, इनके ही और इनके ही आदमी थे, इनका ही काला धन था, तो ये कैसे लाते? तो ये तरह तरह के झूठ वहाँ भी बोले और सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका चल रही थी वहाँ भी झूठ बोलते रहे। अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऊब करके हैरान परेशान होकर के उसने काला धन लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT का गठन कर ही दिया उसने। यानी वो भी सरकार पर नहीं छोड़ा कि हम क्योंकि वो आदेश दे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे और गठन वो करें, वो काम भी यानी चूँकि उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा तो वो गठन उसने खुद कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब जो ये गठन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बस इसको लागू करो। सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार ने उसको लागू भी नहीं किया, चूँकि वही तो डकैत थे। उन्होंने ही इस देश को लूट करके जो है वो विदेशी बैंकों में जमा किया था। वो कैसे कोई ऐसा काम करते कि जैसे उनकी ये लूट की करतूत जो है किसी भी अंश में किसी भी रूप में सार्वजनिक होती, जनता के सामने आती, तो वो सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश ने जो कि SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया, उसको इन समूह ने लागू भी नहीं किया। कौन? सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार ने। इतनी वो धृष्ट थी वो। और दूसरा उपाय ये किया कि उस समय के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी महोदय, तो इन समूह ने कम्युनिस्टों से मिल करके प्रणब मुखर्जी को तुरंत राष्ट्रपति बनवा दिया। और राष्ट्रपति से कोई पूछताछ जो है होती नहीं है जब तक कि वो राष्ट्रपति के पद पर रहता है। तो प्रणब मुखर्जी का काला धन के मामले में, यानी जो नेहरू खानदान की जो लूट है और काला धन के मामले में कहीं से भी कोई माने बोल न पाए। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी अपना मुंह खोल न पाए। बस एक ही मात्र कारण था, उनको फटाफट जो है वो राष्ट्रपति बनवा दिया। अब उस राष्ट्रपति बनवाने में ये गद्दार ममता बनर्जी, गद्दार मन होता है जो देश के साथ गद्दारी करेंगे, और ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ममता बनर्जी को मालूम है भी कि इस देश को सबसे अधिक लूटने वाली वही GNPC है, जिस GNPC से वो निकली है, और उसी का सारा वो काला धन है। और प्रणब मुखर्जी के पास जो है वो प्रणब मुखर्जी के पास बतौर वित्त मंत्री, जो कि उसमें 2011-12 के आसपास मंत्री थे, तो वो बतौर वित्त मंत्री के वो सारी जानकारियां अनऑफिशियली कालाधन की थी। और वो किसी भी वक्त में
परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली वो इस पर मुंह खोल सकते थे। तो इस गद्दार ममता बनर्जी ने उनको, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने में इनकी जो साजिश थी जेएनपीसी वालों की, उसमें सहयोग करके प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनवा दिया। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनवाने के बाद एक बात का कारण था कि वह जेएनपीसी के द्वारा लूटे जो लूट थी और जो कालाधन था उसके विषय में वो बोल न पाए और मुंह खोल न पाए, ये एक कारण था। और उसमें इस गद्दार ममता बनर्जी ने जो पूरा सहयोग किया उसका, और वो ममता बनर्जी अब वो राष्ट्रीय राजनीति में आकर के विपक्ष का नेता बन करके देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। तो अब इस पर आ जाइए कि वो जो भानु प्रताप सिंह जो कि किसान का नेता, मैंने बता रहा था, ये लिखा हुआ था उस पर, वो कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है। बेईमान क्यों कहा? कि इसके नेता जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने कहा था कि इसलिए हमारे देश को इतना लूटा है कि यदि एक लिख करके वहाँ भोपाल में तो उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुँच जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी महोदय, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी महोदय, जिस दिन उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसी दिन ही जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कालाधन लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, गठन किया था, जिसको कि सोनिया मनमोहन की यूपी सरकार लागू नहीं कर रही थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया और लागू कर दिया। लेकिन अब इनकी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की और बीजेपी वालों की गद्दारी देश के खिलाफ तो आप सभी देखिए, वो SIT तो गठित हो गई, नहीं लागू होगी, मतलब गठन तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर ही दिया था, लागू हो गई। लेकिन वो SIT कालाधन के विषय में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, कालाधन लाई या नहीं लाई तो कितना लाई, किन लोगों का लाई, बिल्कुल देश बिल्कुल अंधकार में है, देश को बिल्कुल पता नहीं है। हमने खुद उस SIT को पत्र लिखा 2 बार, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी अंग्रेजी मिला करके। उस पत्र में हमने यही लिखा कि जिस उद्देश्य के लिए ये SIT का गठन किया गया है, लग रहा है माने जो जिस तरह के माने वो हालात के इशारे मिल रहे हैं कि अब ये SIT जिन मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये उसका गठन लागू हुआ है, वो कालाधन ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसमें तो संदेह है। ये पत्र में वो लिखा गया, इसमें तो संदेह है। लेकिन आपसे गुजारिश बस इतनी है, मैंने ये निवेदन उसे रिक्वेस्ट या निवेदन उसमें उसी पत्र में किया गया था कि आपसे गुजारिश बस इतनी भर है कि काले धन के जो खातेदार हैं, अकाउंट होल्डर हैं, कम से कम उनका नाम जो है बता दीजिए देश को। और विशेषता उस पत्र की ये है, जो मैंने पत्र लिखा उस SIT के चेयरमैन थे न्यायमूर्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री MB शाह, उसके यानी को चेयरमैन या सह अध्यक्ष थे वो अरिजीत पसायत। बाकी चीज़ तो जो है उसमें था, सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश था उसमें कि उसमें IB का भी चीफ हो और ED का भी चीफ हो, CBI का भी चीफ हो, CBDT का भी चीफ हो, ये सब उसकी सहायता करेंगे।
तो उसका नाम वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 न्यायमूर्ति, एक चेयरमैन, एक कोई चेयरमैन, एक अध्यक्ष, एक सह अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में MB शाह और सह अध्यक्ष या को चेयरमैन के रूप में अरिजीत पसायत। तो और जो 2 पत्र लिखे गए थे मेरे द्वारा, उसकी कॉपी जो है बतौर प्रधानमंत्री को बाय नेम वो कॉपी जो है उनको इंडोर्स की गई है। और उस कॉपी में ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जो कर्मचारी पदाधिकारी से निवेदन है कि ये जो प्रति है इस कॉपी के में इस पत्र की जो प्रति है जो कि इनको इंडोर्स है, यह श्री मोदी जी को अवश्य दिखा दें एक बार। ये निवेदन था उसमें। और वो पत्र आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं और मैं जनता के बीच में दिखाऊंगा कि उसमें यह लिखा गया है दोनों पत्र में, वो SIT के नाम से, कि यानी जिस तरह की गतिविधि के इशारे मिल रहे हैं इस SIT के, तो हमको तो संदेह है, लोगों को संदेह है कि यह SIT काला धन ला पाएगी या काला धन ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। लेकिन आपसे इतनी ही एक विनम्र गुजारिश है कि कम से कम जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जिनके यानी काले धन हैं वो विदेशी बैंकों में, उनका नाम कम से कम बता दीजिए हमारे देशवासियों को। उससे लाभ ये होगा कि यही डकैत देश को लूटते भी हैं और फिर इसके बाद लूटने के बाद हमारे माने गरीब भारतीय भाई बहनों के मसीहा भी बन जाते हैं। तो वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन इन छद्म नकली और कपटी जो मसीहा बन जाते हैं, उनको पहचानने में इनको आसानी होगी। अब जैसे अब इसमें जो कहा जा रहा है कि भाई सोनिया और राहुल का इतना वो माने लूट का इतना है, वो इस समय आज की तारीख में 120 लाख करोड़ से लेकर 150 लाख करोड़, ये तो सूचना के आधार पर कहा जा रहा है। लेकिन ये वही आधिकारिक रूप से आ जाए, जनता भी जान जाए, तब इनका इलाज, तब जनता जो है वो पूछना शुरू कर देगी। यही चीज़ जो है हमने उस SIT के चेयरमैन से कहा था कि कम से कम उनका नाम जो है देशवासियों को बता दीजिए, अब सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि यही डकैत जो है हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का मसीहा बन के आते हैं और वो कम से कम इस भ्रमजाल से अपने को निकाल लें कि भाई जिनको हम मसीहा समझते हैं वो तो इस देश के डकैत हैं। वो कैसे यानी हम गरीब भारतीय भाई बहनों का मसीहा बन सकते हैं। तो भी जो है हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों का, मजलूम भारतीय भाई बहनों का बहुत कल्याण हो जाएगा और उन गरीब भारतीय भाई बहनों और मजलूम भारतीय भाई बहनों पर बहुत एहसान होगा। SIT के चेयरमैन महोदय, इतना तो कर दीजिए, ये निवेदन उसमें था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर वो लोग तो बड़े गुमान में रहते हैं कि ये अदना से आदमी ये कह रहा है तो कौन है। लेकिन SIT भी भूल जा रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी भूल जा रहे हैं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, पूरा हक है। और मैंने यही पूछा था कि जिसके लिए आपने जो SIT गठन को लागू किया, क्या हुआ वो कालाधन का? बताइए देश को, बताओ नागरिक के मैं बताओ नागरिक के हमको पूछने का हक है और आपको बताने की जिम्मेदारी भी है। और उस SIT चेयरमैन की भी बनती है वो जिम्मेदारी कि कितना वो काला धन लाया या नहीं ला पाया। और कम से कम ये निवेदन किया गया था, बहुत ये मार्मिक था मसला कि कम से कम भाई कि यदि आप काला धन नहीं भी ला पाए तो किनका काला धन है इसकी जानकारी तो बोल दें।
जनता जान तो जाए, जनता हमारे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, हमारे गरीब और आम जो भारतीय भाई बहन है, जान तो जाएं कि भाई ये जो अपने को मसीहा कहते हैं हमारा, वो तो देश के सबसे बड़े डाकू हैं, डकैत हैं। इतनी भी जानकारी हमारे आदरणीय गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों को हो जाए तो भी वो कम से कम उनके मोहमाया जाल से निकल तो जाएंगे, देश भी निकल जाएगा और देश को ऐसे शक्तियों का विनाश करना भी आसान हो जाएगा। तो इसी मकसद से वो पत्र लिखा गया था। तो भानु प्रताप सिंह किसान नेता ने इसी तर्ज पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है, वाकई में वो बेईमान है। देश के काफ़ी लोग जानते हैं इस बात को कि इस देश की सबसे बड़ी डकैत जो है वो जीएनपीसी, और इस समय राहुल सोनिया के नाम से जो विदेशी अखबारों के जरिए बात आ रही है, 120 लाख से लेकर 150 लाख करोड़ जो है वो विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में है, और उसके दुष्परिणाम भी आते रहते हैं। तमाम पैसा ये वही काले धन, यानी हमारा आपका लूटा हुआ पैसे का जो काला धन जो है का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मीडिया को पैसे वो देते रहते हैं। जैसे लल्लन टॉप वाले जो है वो कौन है? वो सौरभ द्विवेदी है, आशुतोष है, तमाम मीडिया के पत्रकारों को ये पैसा वो देते रहते हैं। अभी एक वीडियो जारी हुआ था, उस प्रियंका के स्वागत दिखाने के लिए प्रियंका कितनी लोकप्रिय हो गई और मुख्यमंत्री बने जा रही है। कोई पत्रकार पूछ रहा था प्रियंका का नाम तक, और चूंकि वह सब पैसे दे करके खरीदी हुई भीड़ थी, उसमें काफ़ी जो भीड़ में काफ़ी जो लोग हैं उनको प्रियंका का नाम तक नहीं मालूम था। कोई बोला था प्रियंका गांधी का स्थान पर प्रेमिका गांधी, कोई बोला था प्रेमिका गांधी, कोई बोला था सोनिया गांधी, और कोई बोला, कोई जब पूछा कि भाई कि प्रियंका गांधी क्या है या प्रेमिका गांधी क्या है, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की भीड़, और इस तरह की भीड़ को खरीदने में ही और या इस तरह की व्यवस्था करने में ही वो जो काला धन है या वो जो लूट जो है हमारे आपके पैसे का, इसी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह की भीड़ को खरीदने में और व्यवस्था करने में, उसका इंतजाम करने में। और फिर ये जो गद्दार राहुल गांधी है, वो जो गुलछर्रे उड़ाता है, सिर्फ 3 ही महीने रहता है भारत में और 9 महीने जो है वो बाहर वो ऐश करता है, उसका भी इस्तेमाल इसी काले धन के लिए, उस काले धन का गैर इस्तेमाल इसी में होता है उसका। तो समझ जाए कि कितनी बड़ी डकैत ये जीएनपीसी है, जिसने इस देश का, और ये बात एक बार वो मेनका गांधी भी कह रही थी कि ये दोनों विश्व के साथ छठे 5वें सबसे धनी, विश्व के सबसे धनी जो है वो लोगों में से है। और वो धन कहाँ से आया? ये लूट से। और जो विदेशी और भी माध्यम से तो ये मालूम ही है कि 120 लाख करोड़ या 150 लाख करोड़, और जरा समझिए कि 120 लाख करोड़ 150 लाख करोड़ का जो काला धन है, वह अमाउंट है कितना? भारत सरकार का जो बजट है, वार्षिक बजट कितना है? मुश्किल से 40 लाख करोड़ या इसी के आसपास है। उसका तिगुना या चौगुना भारत सरकार के बजट, और मान लीजिए उतना ही पैसा आ जाए, यदि 120 लाख करोड़ या 150 लाख करोड़ आ जाए, तो पूरा जो हमारा ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो 20-22 लाख करोड़ में निपट जाएगा। नदियों को जोड़ने का वो भी 20-25 लाख करोड़ में निपट जाएगा। और नदियों को जोड़ने से कितना लाभ होगा? हमारे देश में
किसी न किसी समय पर जिसमें बाढ़ आती है, मान लीजिए जुलाई अगस्त के दिनों में बाढ़ आती है उत्तर भारत में, बड़ी तबाही मचाती है। जैसे गंगा नदी हो, जमुना नदी हो, और भी नदियाँ, घाघरा नदी है, उधर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, और भी नदियाँ हैं, बहुत बाढ़ आती है। हमारे माने कई हजारों भारतीय भाई बहन को जान गंवानी पड़ती है, और अरबों खरबों की माने ये फसल का, संपत्ति का नुकसान होता है। वहीं पर दक्षिण भारत में सूखा रहता है, पानी की आवश्यकता होती है। वो हमारे जो दो पड़ोसी हमारे प्रांत हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, सिर्फ पानी के लिए झगड़ा, कावेरी के पानी के लिए हमको दो, हमको अधिक दो, हमको अधिक दो। और उसी प्रकार का झगड़ा जो है, जो तुंगभद्रा नदी के पानी के बंटवारे के लिए कर्नाटक और वो आंध्र प्रदेश के बीच में, और भी देश में सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए तमाम के लेते हैं। तो यदि नदियों को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या से भी निजात, तो जो हमारे हजारों भारतीय भाई बहन इसमें जान गंवाते हैं, उस समस्या से भी जो है वो निजात मिल जाए। और जो जहाँ पर सिंचाई का पानी, पीने का पानी, और भी पानी की आवश्यकता है, वो भी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ये नदियों को जोड़ने की बात तो बहुत ज़माने से की जा रही है, जब सन 1947 से, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं उस पर। और यदि उस पर काम किया जाए तो मुश्किल से 20-25 लाख करोड़ में वो निपट जाएगा। हमारी सेनाओं का जो आधुनिकीकरण है, हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, हमारे इसरो है, हमारा DRDO है, हमारा जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC है, यदि इस पर जो है वो पैसे खर्च किए जाएं तो नासा से भी, जो नासा है अमेरिका का, उससे भी अधिक ये उन्नत एडवांस हो सकता है। हमारी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं, उस पर जो है वो पैसे 20-25 लाख 30 लाख करोड़ खर्चा किया जाए तो विश्व के आधुनिकतम उपकरणों और हथियारों से लैस हो सकती है। वे विश्व की सबसे ताकतवर वो सेना बन सकती है। तमाम उसका उपयोग है, बशर्ते वो इन डकैतों का काला धन लाया जाए, और फिर देश में और भी जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं हमारे देश में, और उसमें भी वो लागू हो सकता है। कल एक महत्वपूर्ण बात उसी चर्चा के दौरान आ रही थी, कोई समाजवादी पार्टी का था, बोल रहा था, जब बोले थे कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसने ये कहा कि अरे आपने ऐसी हालत ही क्यों कर दी कि आपके मुफ्त राशन पर जो है वो निर्भर हैं। यही सवाल तो जो है समाजवादी पार्टी से किया जाना चाहिए कि वह उस यूपीए सरकार का समर्थन क्यों करती रही कि 70 साल बीतने के बाद हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों से गड्ढे वो खुदवा रही थी। उनकी माली हालत को सुधारा क्यों नहीं? यह आईना है उस समाजवादी पार्टी के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता कर रहा था कि आपने ऐसी हालत ही क्यों कर दी कि हमारी जनता जो है आपके या जो है वो मुफ्त राशन के लिए मोहताज हो। बात तो सही है, लेकिन उसके पहले ये समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि वह उस यूपीए सरकार का समर्थन क्यों कर रही थी, जो यूपीए सरकार इसके पहले 17 सालों तक सत्ता पर काबिज रही और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों की वो हालत कर दी कि उनसे वो गड्ढे वो खुदवा रही है और एहसान ले रही है कि हम जो है वो मनरेगा चला रहे हैं और उनको जीवन दान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जीएनपीसी को भी
समाजवादी पार्टी को भी और कम्युनिस्टों को भी। कम्युनिस्ट जो है इस मनरेगा पर इतना तमगा लूट रहे थे, ये देश के दुश्मन के कम्युनिस्ट वाले, लेकिन इन कम्युनिस्टों से किसी ने नहीं पूछा कि भाई कि हमारे ये भारतीय भाई बहन जिनका हक, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनका सम्मान जो है सबके बराबर है, इनको इन हालातों में क्यों रखा गया कि 17 साल के आज़ादी के बाद भी इनसे गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इनको शर्म आनी चाहिए। और वही हालत आज वो खुद कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं राशन फ्री। तो हमारे आम भारतीय भाई बहनों के लिए, गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए ये सब जो है बिल्कुल, ये सब कपटी और छली हैं और झूठ बोलने वाले हैं, विश्वासघाती किस्म के हैं। लेकिन सिर्फ हमारे इतना बता देने से ही काम नहीं चलेगा। यदि ये कपटी हैं, छली हैं, विश्वासघाती हैं, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के शत्रु हैं, इस देश के शत्रु हैं, भारतीय समाज के शत्रु हैं, तो वो चीज़ जो है मत पेटी पर जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हल्ला किया जाए और वोट इनको मिलता रहे, इनके लोग जो है एमएलए बनते रहें, ये सरकारें में वो बनाते रहें, इनके लोग जो है वो एमपी बन करके जो है वो सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में आते रहें, तब इसका कोई वो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और ये धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि ये देश के दुश्मन हैं। अब देखिए ना, अब ऐसी बातें टीवी चैनलों पर अब ये परिचर्चा में आ रही, धीरे धीरे बात तो पहले से है, लेकिन अब फूट करके आ रही है कि सामने कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है। क्यों बेईमान है? किसी ने वादा किया कि भाई हम काला धन लाएंगे, हालांकि उसको ये जिन्होंने इस देश को लूटा है वो इसको बोलते हैं कि हम वो ये कह रहे थे कि हमारा 15 लाख लाओ, हमारा 15 लाख लाओ। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि उन्हीं का जो कह रहे थे कि हमारा वो 15 लाख लाओ, उन्हीं के द्वारा लूटे हुए काले धन को लाना था। तो कैसे ये बात को घुमाकर अपने पापों को ढकते हैं जेएनपीसी के ये सब डकैत और लोग। तो और उसको लाने का ये वादा किए थे 2014 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसआईटी गठन को लागू भी किया, लागू करने का तमगा भी लूट लिया। लेकिन आज तक वो बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी वाले, मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई आखिर इस जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए लूट और काला धन का क्या हुआ। इस पर जो है बीजेपी वालों की घिघी बंद है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की घिघी बंद है। तो इसीलिए तो जो वो कल के जो है वो परिचर्चा में वो किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो बेईमान है। इसने वादा किया कि हम लाएंगे और आज जो है ये बचा रही है इसी यानी इन वो डकैतों को। तो उसको सीधे सवाल करना पड़ा उस जेएनपीसी के प्रवक्ता कि कम से कम आप ही बता दीजिए कि कितना काला धन जो है सोनिया के नाम से, राहुल के नाम से और लोगों के नाम से है। पूछ रहा था। तो अब जो है एक महत्वपूर्ण ये कम से कम ये विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कि अब जनता भी पूछना शुरू कर दे इन बीजेपी वालों से कि तुम्हारे राष्ट्रवाद का तकाजा ये है कि तुमने या आपने जो काला धन लाने की बात कही थी इसी जेएनपीसी के लूट का, क्या हुआ उसका? क्यों नहीं वो बोलते तक कि क्यों नहीं हो? बोल के क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, बोलने के बाद इसको मीडिया वाले भी जानते हैं। मीडिया वाले भी राजनीतिक दलों की तरह इस देश के दुश्मन हैं।
और भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बड़े बड़े सफाई के साथ जो है उनको संरक्षण देने वाले हैं। बस अपना कंधा ये झाड़ते हैं। तो अपना कंधा झाड़ने के लिए एक बार उन्होंने सवाल कर लिया इससे बीजेपी के किसी वो प्रवक्ता से, तो शायद सुधांशु त्रिवेदी था। कह रहा था भाई कि हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। वो सीधे बोला कि कांग्रेस के द्वारा लूट और कालाधन की हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन जब यह मामला आएगा तो देखा जाएगा। सीधे जो है इसको निकल जा रहे हैं बीजेपी के लोग। इसीलिए तो जो है अब टीवी चैनलों पर इनको बेईमान जो है वो कहा जा रहा है। तो अब बेईमान है भी जो देश के डकैतों के पाप को जो छिपाए, वो सबसे बड़ा वो बेईमान है और हमारे देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। तो ये जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी डकैती नहीं है, देश के सबसे बड़े गद्दार भी है। और इस देश को हर तरह से सबसे बड़ी जातिवादी भी है, सबसे बड़े सांप्रदायिक भी है। और इसी के जो गद्दार नेहरू था, इसी ने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाया, प्रदेश बनवाया। आज भाषाई कट्टरता के साथ साथ प्रांतिक कट्टरता भारतीय एकता की सबसे बड़ी शत्रु बनी हुई है। तो देश को तार-तार करने में, एकता को तार-तार करने में, देश को लूटने में, देश के साथ गद्दारी करने में और सारी संस्थाओं को बंधक बनाने में, बंधक बनाकर ही तो लूटा। जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक हो चाहे कानूनी संस्थाएं हों, बंधक बना करके उनका दो में इस्तेमाल किया। या तो उसके लूट के रास्ते को जो है वो प्रशस्त करें, यानी बिल्कुल रास्ता बना, रास्ता साफ करें। और यदि लूट हो गई है तो लूट के पापों को ढकने के लिए जितनी भी संस्थाएं, CBI, ED, IB, फलाने ठिकाने, न्यायपालिका, सबको, संसद पर तो इनका कब्जा था ही। जितने भी और संस्थाएं, उनका इस्तेमाल दो रूप में, एक तो मैंने लूट के रास्ते को जो है वो प्रशस्त करना, वो पूरा रास्ता बनाना, और जो लूट कर लिया गया है उसके पाप को ढकना। दो में इस्तेमाल जो है इसने जो है जेएनपीसी ने देश की संस्थाओं को बंधक बना के किया हुआ है। और देश के साथ नुकसान क्या किया, देश ही बांट दिया। इन सबों ने गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, कोई कहेगा कि आप डेली नाम लेते हैं। अरे 1000 बार नाम लिया जाएगा। इतिहास में, भारत के इतिहास में इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं है आज़ादी के नाम पर, जबकि आज़ादी है भी नहीं। वो सत्ता का वो हस्तांतरण और सच्चे अर्थों में सत्ता की छीना झपटी में अपना देश बटा है। और जितने हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई है, उतनी जनहानि जो है न तो किसी युद्ध में किसी में नहीं हुई है। अब देख लीजिए। और पाकिस्तान जो बना भी, तो वो पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं बना, भारत पर चाकू चलाने के लिए, भारत को हमेशा खून बहाने के लिए, और भारत विरोधी ताकतों के हमने हाथ में एक ऐसा हथियार, भारत का खून बहाने के लिए और भारत पर चाकू चलाने के लिए, जो भारत विरोधी ताकतें, और सबसे बड़ा भारत विरोधी कौन था? अमेरिका और यूरोप के देश। और ये देश न भूले कि इस भारत को परेशान करने के लिए, जब भारत को जीतने के लिए इस अमेरिका ने 1965 में इस पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था और घोषणा करके दिया था कि पैटर्न टैंक बिल्कुल उसमें आधुनिक पैटर्न टैंक था कि यह विश्व में अजेय है, विश्व में उसकी कोई ताकत नहीं है कि उस पैटर्न टैंक को तोड़ सकती है।
वो टैंक दे दिया पाकिस्तान को, सिर्फ इसी से कि पाकिस्तान भारत पर कब्जा कर ले। तो बहुत खतरनाक दुश्मन है ये अमेरिका। हम तो वो कुछ उसका व्यापारिक इंटरेस्ट हो सकता है उसका, तो वही नहीं। और जब अमेरिका से बराबर ये पैसा वो चूसता रहा पाकिस्तान, तो अमेरिका वालों ने सोचा होगा कि भाई कि ये बराबर पैसा ले रहा है, उस पैसे का क्या 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 कर रहा है वो। तो जब अमेरिका के ऊपर खुद आतंकवादी आक्रमण हुआ, तब जाकर के इसकी आंख खुली। अमेरिका से पैसा लेकर के भारत के खिलाफ वो आतंकवादी जो आतंकवाद को जो माने स्पॉन्सर्ड टेररिज्म प्रायोजित आतंकवाद भेजते थे सब यहीं से, पाकिस्तान से भारत में। और भारत जब इसकी बात उठाता था अमेरिका से कि भाई कि देखिए भाई आतंकवाद ये पाकिस्तान भेज रहा है, तो वो सब सुनने को तैयार नहीं थे अमेरिका वाले। कहते थे भाई ये आपकी वो दक्षिण एशिया की समस्या है, उसको आप उसी रूप में देखिए। जब वो 2001 में या हाँ वो 9/11 उसको बोलते हैं में जब उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC इन आतंकवादियों ने ध्वस्त किया, तब उसकी आंख खुली कि आतंकवाद होता क्या है। तब भारत के भी दर्द को जो आतंकवाद से मैंने जो दर्द था आतंकवाद का जो भारत झेल रहा था, उस दर्द का कुछ एहसास हुआ उस अमेरिका को, जब अमेरिका पर खुद जो है आतंकवादी हमला हुआ और उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो ध्वस्त किया गया। और महज जो है 5 से लेकर 6,000 वो अमेरिकी वो मारे गए थे। 5 से 6,000 अमेरिकी जो है मारे जाने पर जो दर्द हुआ, और हमारे यहाँ के आतंकवाद की भेंट जो है 50,000 चढ़ गए हैं। तो खैर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो हमारे देश के लोग मैंने इसमें अपना जाने गंवाई हैं, उसमें उसका मेन किरदार ये JNPC है। JNPC जो है मैंने पाकिस्तान जो है आतंकवाद भेजता था, आतंकवादियों को भेजता था, यानी प्रायोजित करके स्पॉन्सर करके, और ये कहते थे कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। जो आतंकवाद की शह दे रहा है, आतंकवाद भेज रहा है, आतंकियों को भेज रहा है, तो उससे क्या बात करनी है भाई। लेकिन हो क्या, उससे बात करेंगे। वो आतंकवादी हमारे सेना के यानी सर काट करके ले जाते थे। तो ये उनके साथ बिरयानी का प्रोग्राम करते थे। कितने बेशर्म सब हैं ये JNPC वाले, मतलब इसका कोई इंतहा नहीं है। तो 50,000 जो लोग मारे गए, वह इसी JNPC का आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान के साथ जो गठजोड़ रहा है, उसका परिणाम है। इस जो भारत का विभाजन करने वाले दो गद्दार, जो प्रमुख मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान जब बनवाया, तो उसी पाकिस्तान को कश्मीर, जो कि कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, हरि सिंह ने विलय की वहाँ के कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय की संधि पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया था। लेकिन ये नेहरू आमादा था इस कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी यह पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए, ये बड़ी बड़ी साजिशें किया इसने। हमारी सेना जो पाकिस्तानी सेना को हरा रही थी, खदेड़ रही थी, उस पर एक तरफा ही इसने जो है वो युद्ध विराम सौंप दिया। और फिर इसको जो कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग हो चुका है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा करके
उसको विवादित बना दिया। वहाँ जो है यानी दो किस्म के चैप्टर होते हैं। एक तो आपकी कोई समस्या है तो उसको आप डाल सकते हैं, वो चैप्टर 7। चैप्टर 6 में होता है कि दो देशों के बीच में झगड़ा विवादित, तो इसको जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, भारत में उसका पूर्ण और अंतिम रूप से विलय हो चुका था, उसको इसने पाकिस्तान के साथ विवादित मुद्दा बना दिया इस गद्दार नेहरू ने। और बोल के गया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। वो क्यों ऐसा बोला? वो इसलिए बोला कि कश्मीर में जो जनता है हमारी, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ये अधिकता है, मेजॉरिटी है, बाहुल्य है उनका। तो इसी मंशा के साथ, जो उसकी मंशा जरा पढ़ने की आवश्यकता है कि इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कश्मीर के हैं, उनको पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह में ला करके इस रास्ते से कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। इसीलिए उसने बोला कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा या प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। इसीलिए बार बार ये पाकिस्तान का कहता भी है कि आप अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वचन को याद करिए और उसको पूरा करिए। इसीलिए समझ जाइए कि मैंने कि वह देश का कितना बड़ा दुश्मन था वो, और फिर उसने संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से जोड़वाया। मैंने उसको इतनी स्वायत्तता जो है वो प्रदान कर दी कि भारत सरकार का कोई दखल ना हो। हमारे देश के लोग उसमें बस नहीं सकते। कोई जो है वो रिश्तेदारी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी परिणाम हुआ कि हमारे इसी देश के जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो कश्मीर में रहने वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वो रिश्तेदारी नहीं कर सकते हैं। और वो सब रिश्तेदारी कहाँ से कर रहे थे? पाकिस्तानियों से, रोहिंग्याओं को बसा रहे थे। ये तो किसी एपिसोड में बताया गया था ना कि ये गुलाम नबी आज़ाद, जिसके लिए ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राज्यसभा में उसके विदाई के दिन आंसू बहाया था, वो गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वन विभाग की जमीन को साफ करा करके जो कॉलोनी बना रहा था, वो पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तानियों को बसाने के लिए। इतने बड़े हमेशा गद्दारों का इनका जत्था है। लेकिन जेएनपीसी को गद्दार माना जाए, कहा जाए, इस देश का डकैत कहा जाए मैंने तो है, मैंने बताया जा रहा है, मैंने कोई कहने की बात नहीं, वो हैं, बस ये बताया जा रहा है। और देश की संस्थाओं को बंधक बनाने वाले, देश को तोड़ने वाले और जो है पाकिस्तान बनाकर हमेशा भारत को हमेशा तंग करने के लिए या भारत का खून बहाने के लिए जो पाकिस्तान बनाया गया, यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जो साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा, ऐसी ताकत को ये मोदी जी बखूबा उसको पाल रहे हैं। उसकी सारे व्यापारिक धंधे को चलवा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं मोदी जी। अब पता नहीं कि जब राहुल को इसी कोरोना के अवधि में जब इटली जाना था, तो और चूँकि सारी फ्लाइट जो है दुबई के थ्रू जाया करती थी, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के वो एयर टिकट जो है कैंसिल हो रहे थे, इसलिए कि वो दुबई में तमाम कोरोना के चलते बड़े काफ़ी प्रतिबंध और काफ़ी उसके नखड़े थे। तो आम भारतीय भाई बहन जो है उनके लिए ज़्यादा दुभर था। इसी मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए इसी गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की व्यवस्था करवाया ये महोदय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट नई दिल्ली से दुबई
दुबई से कतर और कतर से इटली में या मिलन कोई जगह है वहाँ के लिए जहाँ इसकी नानी वगैरह रहती है। अभी कोई वैनिटी कार बुलाने की बात थी, उस वैनिटी कार इन सबों के लिए उसका भी क्लियरेंस ये मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से करवाया। तो देश के जो सबसे बड़ा अभिशाप है हर तरह से उसकी जो है उसको ये पाल रहे हैं मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो यही देशवासियों को जानना है कि मोदी जी का राष्ट्रवाद जो है इस देश के लिए बहुत ही कष्टकारी है और ये हमारे देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी भी है और विश्वासघात भी। इसको हमारे सभी देशवासी बिल्कुल अच्छी तरह से जाने। और बहुत खुशी की बात है कि अब वो टेलीविजन चैनलों पर से भी आवाज़ आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को बेईमान भी कहा जा रहा है और इस जेएनपीसी से कहा जा रहा है कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे जो है वो कालाधन की सूची की जानकारी दो हमको और देश को। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और जनता भी अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी अब ये पूछना शुरू कर दें, दोनों से, जेएनपीसी वालों से भी और इनसे भी, और इन समाजवादी पार्टी वालों से भी, बहुजन समाज पार्टी वालों से भी, वो गद्दार जो है वो जो ममता बनर्जी से भी, शिवसेना वालों से भी, जो कि इसी अभिशाप जो है जेएनपीसी से हर वक्त जो है वो चिपकते रहते हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को उनको यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।